प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था प्रयुक्ति क्या है और प्रयुक्ति के आधार पर भाषा का नया रूप कैसे सामने आता है। आज हम इन्हीं व्यवहारों के अंदर हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवहारिक अथवा प्रयोजन मूलक विशेषण यह अपेक्षाकृत नया प्रयोग है। इसका ऐतिहासिक कारण यह है, विविध प्रयोजनों के लिए सामान्य प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियां या साहित्य परक और बोलचाल का रूप जितना पुराना है उतना अन्य प्रयोजन रूप नहीं है। हालांकि अंतर्देशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत दीर्घ अवधि से देश की संपर्क भाषा बनी हुई थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर उसने कई नए दायित्वों का वहन किया। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के साथ शिक्षा के नए माध्यम के रूप में इसके नए प्रयोग, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास और आज़ादी के बाद संघ की राजभाषा के रूप में इसकी स्वीकृति, इसके उपरांत हिंदी को कई नए दायित्वों से गुजरना पड़ा और उसके विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोजन मूलक रूप विकसित हो रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का या व्यवहारिक हिंदी का विकास आधुनिक युग में आकर होता है। इसका कारण बदलती हुई जीवन स्थितियों में भाषा को नए दायित्वों से होकर गुजरना पड़ता है। उसने कई नई नई अर्थक छवियाँ और नए नए रूप ग्रहण किए। आधुनिक काल से पूर्व हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प पर आधारित थी। अतः कृषि, शिल्प एवं व्यापार संबंधी प्रयुक्तियाँ हमारी बोलियों में मौजूद पहले से ही हैं। आधुनिक औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक विकास के साथ हिंदी नई भाषाओं और नई प्रयुक्तियों में ढली है और ढल रही है। इस तरह समाज का विकास जो जो आगे होता जाएगा उन नए नए क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जाएगा और हिंदी नए नए रूपों में हमारे सामने आती है। आज हम देखें तो पाते हैं इस व्यवहारिक हिंदी के खास तौर से जो रूप हमारे सामने आते हैं वो क्षेत्र हैं कार्यालय क्षेत्र, वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र, विधि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, जनसंचार क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र और विज्ञापन क्षेत्र। बात करें हम कार्यालय हिंदी या प्रशासनिक हिंदी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं प्रशासनिक हिंदी से तात्पर्य प्रशासन के कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा से। कार्यालयों के दैनिक कामकाज में इस्तेमाल होने के कारण इसे कार्यालय हिंदी भी कहा जाता है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में हिंदी का भाषा का प्रयोग आज़ादी के बाद की घटना है। हम सभी जानते हैं आज़ादी से पहले अंग्रेजी हमारी राजभाषा हुआ करती थी और अंग्रेजों से पहले मुग़ल काल में फ़ारसी राजभाषा हुआ करती थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत के विषय में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाधीन देश में सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में होना चाहिए। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, जिसकी लिपि देवनागरी घोषित की गई। इस तरह हिंदी भाषा को नए दायित्व सौंपे गए। इन नए दायित्वों के अनुरूप शब्दावली और भाषाई मुहावरे का विकास हिंदी में होने पर कार्यालय हिंदी की प्रयुक्ति विकसित हुई। इस प्रयुक्ति के विकास की पिछली राजभाषाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका कारण यह था कि आज़ादी के बाद सरकारी कामकाज में वही पद्धति अपनाई गई जो अंग्रेजी शासनकाल में चली आ रही थी। पुरानी पद्धति को हिंदी भाषा के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में ज़रूरत हुई। संपूर्ण कार्यविधि अंग्रेजी साहित्य में उपलब्ध कराना था। इसे हिंदी में अनुदित कराने की व्यवस्था की गई। इसलिए हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई, अनुवाद कार्य प्रारंभ किया गया। इस तरह कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है। जहाँ तक हम इसके स्वरूप को देखते हैं, यह हिंदी सरलता, स्पष्टता, सुबोधगम्यता इत्यादि कारणों से आम जन को समझने में बड़ी आसानी सी है। जैसे हम देखते हैं कि चाहे कार्यालय का पत्र हो, उसमें देखते हैं कि भाषा में आत्मनिष्ठता नहीं होती, उसमें
अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर आधारित औपचारिकता होती है। उच्चतर अधिकारी अथवा अधीनस्थ अधिकारी से खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आम चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी गई है। सेवानिवृत्ति के बाद यदि मकान तुरंत खाली न किया जाए, उसका किराया बड़ी दर से देना पड़ेगा, इत्यादि सारे प्रयोग कहीं न कहीं कार्यालय में हिंदी की प्रयुक्ति या हिंदी के नए रूप को बताते हैं। अगला स्वरूप आता है वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी। वाणिज्य और व्यापार का संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से होता है। जो लोग वाणिज्य व्यापार में कार्य में लगे रहते हैं, उनकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है और विशिष्ट मुहावरा होता है। जो लोग अपने कार्यकाल में इसका इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी का भी इस भाषा से कहीं न कहीं वास्ता उसका ज़रूर पड़ता रहता है। हम लोग अखबारों में भी देखते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई चीज़ खरीदेंगे तो कैश मेमो लेंगे, किसी चीज़ के लिए पैसे का भुगतान करेंगे, उसकी रसीद लेंगे, पूंजी निवेश करेंगे, उसका हिसाब किताब करेंगे। कहीं न कहीं ये सभी शब्द के प्रयोग वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बताते हैं। इसी प्रकार आप लोग अखबारों में देखते होंगे या विज्ञापनों में, समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आपने ये कहीं न कहीं समाचार पढ़ा होगा। चांदी टूटी, गिन्नी उछली। आज लगभग 25 से 30 सिल्ले चांदी की आवक हो, स्टॉकिस्टों की सटोरियों को मुनाफा वसूली की बिकवाली से चांदी इतने रुपये गिरकर इतने रह गई। इस प्रकार बिकवाली, उलछत, सटोरिये, ये सारे शब्द कहीं न कहीं वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बताते हैं। विधि क्षेत्र में हम हिंदी को देखें तो ये मानते हैं राजभाषा के प्रयोग के उपरांत हिंदी का यह स्वरूप बदला है। ब्रिटिश काल के दौरान हम सब लोग जानते हैं पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज फारसी के स्थान फारसी में होते थे। बाद में धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग के शुरू हुए। शुरू में कचहरियों की भाषा उर्दू हुआ करती थी। अंग्रेजी काल में यह अंग्रेजी में शुरू हुआ और आज़ादी के बाद राजभाषा के प्रावधानों के बाद यह हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। विधि की भाषा बड़ी ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जाता है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकालना अपेक्षित होता है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय होता है। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थता नितांत रूप से आवश्यक होती है। यही कारण है कि संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा विधि के क्षेत्रों में उपखंड, पुरस्थापित, पारित, प्रख्यापित, उपविधि आदि अनेक शब्द होते हैं, उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं होता। विधि के हिंदी में कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वाक्य भी सामान्य वाक्य प्रयोग की तुलना में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। कभी कभी तो पूरा पैरा ही वाक्य होता है, उसमें अनेक खंड और अनेक उपवाक्य शामिल रहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की हम बात करें तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का व्यवहार क्षेत्र शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग अथवा कार्यान्वयन का क्षेत्र है। विज्ञान, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग के बावजूद हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाने वालों में भी बड़ी तादाद में वृद्धि हुई है। इन्हीं वर्गों की ज़रूरतों के लिए इस क्षेत्र में हिंदी का विकास हुआ। आप लोगों ने देखा होगा आधुनिक युग में विज्ञान पश्चिम से आया है और प्रौद्योगिकी के परिचय के बाद ही हिंदी में वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को भी ग्रहण किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के नए रूप को प्रकट करते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी को हम देखें तो हम ये पाते हैं जनसंचार आज हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रूप में हमारे सामने आता है, जिसे पत्र पत्रिकाएं, टीवी, सैटेलाइट टेलीविज़न इत्यादि रूप में भी हम अमूमन हम पाते हैं। और हम देखते हैं कि जो जनसंचार जो है उसकी जो भाषा है वह मुख्यतः मौखिक रूप से होती है और मौखिक रूप से कही गई बात को हम
ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दे ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी संप्रेषणीयता उसके मौखिक रूप में होती है। लेकिन मुद्रित सामग्री में हम देखते हैं, चाहे वह समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं न कहीं यह भाषा एक प्रकार से सरल होती है, सुबोध होती है, बोधगम्य होती है। कहीं न कहीं इस भाषा में सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अखबारी भाषाओं में संक्षिप्तियाँ भी बहुत चलती हैं, जबकि पहले हिंदी के अखबारों में संक्षिप्तियाँ नहीं थी। आप लोग आज अखबारों में देखते होंगे भाजपा, बसपा, जद, जबकि मूलतः यह भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन ये सारी संक्षिप्तियाँ कहीं कहीं संचार माध्यमों में हिंदी के नए रूपों को हमारे सामने लाती हैं। लिखित रूप में हम देखते हैं, एक ही माध्यम द्वारा प्रसारित दो भाषाओं का प्रयोग भी भिन्न भिन्न होता है। कभी जो भाषा आकाशवाणी में प्रयोग में आती है, वही भाषा दूरदर्शन के रूप में प्रयोग में नहीं आ सकती। उसी प्रकार जो भाषा दूरदर्शन के क्षेत्र में आती है, वह कंप्यूटर की भाषा नहीं हो सकती। सामाजिक विज्ञान और विज्ञापन के क्षेत्र में भी हम देखें तो सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसकी शब्दावली विशिष्ट होती है, इसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित होती है और अपने भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किए रहती है। एक उदाहरण के रूप में एक वाक्य आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन वाक्यों में आप देखते हैं, चाहे राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवादी हो, साम्राज्यवाद हो, पूंजीवाद हो, मार्क्सवाद हो, ये कहीं न कहीं शब्द इन समाज विज्ञानों की संकल्पनाओं को परिभाषित करने वाले शब्द हैं। ये भाषाएं कहीं न कहीं उस भाषा की विधा के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। हम विज्ञापन के क्षेत्र की भाषा को देखें तो हम पाते हैं, आज का सारा जीवन और मनुष्य 24 घंटे इस विज्ञापन की जद में आ चुका है। विज्ञापन का संबंध मूलतः संचार माध्यमों से होता है। हम कहीं न कहीं जानते हैं और पाते हैं, पत्र पत्रिकाओं और रेडियो और टेलीविज़नों पर विज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। इतनी आदत में आ चुके हैं, इनके बिना हमें जीवन बिल्कुल अनूठा सा लगता है। यह विज्ञापन कहीं न कहीं हमें दीवारों, मार्गों और चौराहों पर दिखाई देते हैं, कहीं बोर्ड पोस्टर पर दिखाई देते हैं, कहीं टीवी और रेडियो में हमें दिखाई देते हैं। आप लोगों ने बचपन में विज्ञापन ज़रूर सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, या आपने दूरदर्शन पर राष्ट्रीय चेतना का एक विज्ञापन सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। इस विज्ञापन की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इस विज्ञापन का उद्देश्य सूचना देने के साथ साथ पाठक या श्रोता का ध्यान आकृष्ट करना होता है, और ध्यान भी इतना आकृष्ट करना है कि वह सामने वाला व्यक्ति, चाहे पाठक हो चाहे श्रोता हो, वह आपका उपभोक्ता बन जाए और ख़रीदारी करने के लिए लालायित हो जाए। आपका विज्ञापन इतना प्रभावकारी होना चाहिए कि पाठक और श्रोता के मन मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डाले कि उस विज्ञापन को सुनकर तुरंत ही बाजार जाए और उस चीज़ को खरीदे। वस्तुतः विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी यह रोजगार से जुड़ी हुई भाषा है। इस प्रकार हम देखते हैं, हिंदी के अलग अलग रूपों में, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यह जो उपयोग हैं, जो प्रयोग हैं, वही हिंदी को समृद्ध बनाते हैं। यही प्रयुक्ति कहीं न कहीं न केवल भाषा को समृद्ध बनाती है, भाषा के प्रयोग करने वालों को समृद्ध बनाती है, अपितु उस भाषा के माध्यम से उस भाषा में जीने वाली संस्कृतियों को भी बहुत आगे तक ले जाती है। धन्यवाद।